अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम ओपन टॉक में। आज के हमारे इस प्रोग्राम के खास मेहमान हैं एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब, जो कि हमें बारामूला से ज्वाइन कर रहे हैं। डीडीसी मेंबर हैं संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो कि बारामूला की है डिस्ट्रिक्ट की। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और प्रोमिनेंट टीवी डिबेटर भी है। जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ साथ मुल्क की सियासत पर बड़ी गहरी नजर है और कानून को भी अच्छी तरह जानते हैं। दो एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। बहुत कम टाइम है हमारे पास। एक तो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और साथ साथ जो हिस्टोरिकल इलेक्शन हुए डीडीसी के, इसमें क्या मैंडेट है, क्या इख्तियारात है डीडीसीज के और डीडीसी चेयरपर्सन के। बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका खुशामदीद है प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका भी इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी इरफान साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, कल आप जो डिलिमिटेशन कमीशन से आप कल मिले, उनका मिजाज, नेचर, रेस्पॉन्स ओवरऑल क्या था? क्या कुछ आपने एतराजात और तजावजात सामने रखे? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरी सबसे यही अपील थी कि जो 5 अगस्त का फैसला था, जिसमें हमें हमारा जो आईन था, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, उसे खत्म किया गया। जो हमारा झंडा था वो खत्म हुआ। रियासत जो थी उसे यूटी बना दिया और रियासत के 2 हिस्से कर दिए। और 35A जो ऐसे कवानीन को सुरक्षा देता था, प्रोटेक्शन देता था, कि जैसे लैंड एलिनेशन एक्ट हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो, उसमें बाहर का यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जमीन बाहर का नहीं खरीदेगा, जैसे एलिनेशन एक्ट है, टीपी एक्ट। तो इन कानूनों को ये कोई डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे कोई चैलेंज ना कल करे, उसके लिए प्रोटेक्शन जो थी वो 35A देता था। उस 35A को खत्म किया और इन इन कवानीन में जो प्रोटेक्शंस थी, प्रोटेक्शन क्लॉजेस थे, उनको डिलीट किया गया और जो 370 था उसको खत्म किया। तो हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को फोकस रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी का मुजाहरा करना चाहिए, जो उनके हर मुमकिन कोशिश पुरअमन तरीके से करनी चाहिए, कानूनी सतह पे भी, अवामी सतह पे भी, कि जो हमारे राइट्स छीने गए और जो इससे पहले भी जो इसमें एरोजेंस हुए, उनको कैसे रिवर्स किया जाए, और जो हमारे जेन्युइन पॉलिटिकल राइट्स है, जो हिंदुस्तान के आईन में कल तक थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनकी गारंटी देता था, उन राइट्स को प्रोटेक्ट हासिल करने के लिए हमें उस पर तरजीह देनी चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कि जैसे एक आम शहरी होने के नाते ऐसा एहसास लगता है, महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ये मंशा है, कोशिश रहती है कि जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स है, जो असली मसला है, उससे अटेंशन डाइवर्ट हो और जो भी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के इश्यूज होते हैं उन पे हमारा ध्यान रहे। तो इसलिए मेरा ये हैविंग सेड सो, आई मीन टू से कि जो कल डिलिमिटेशन कमीशन आया था, बेसिकली अगर आप देखेंगे, जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है, इसका भी ओरिजिन उसी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से है, 5 अगस्त का फैसला, जिसे हम मानते हैं कि ये गैर आईनी और गैर जमहूरी था। और लेकिन अब अगर आप ये उसके बाद जाते हैं, दे वेंट अहेड, दो मैटर इज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक इसमें नहीं दी। तो उस वजह से ये अदरवाइज प्रॉपेरिटी नाउ डिमांड्स की इनको नहीं आगे बढ़ना चाहिए था इसमें गवर्नमेंट को। मैं कमीशन पे कोई बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें था, जिन्होंने कानून बनाया, गवर्नमेंट इसमें डिसीजन लेती कि उनको कॉन्स्टिट्यूट करना है या नहीं करना है। वंस द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड दिस कमीशन, उसके बाद कुछ वैलिड पॉइंट्स हमारे पास। सबसे पहले हम तो मानते हैं कि जो भी ऑफशूट ऑफ 5 अगस्त है वो सही नहीं है, क्योंकि वो वाइड एबिनिशो अगर आप देखेंगे, ऐसा वर्चुअली हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर अब ये कमीशन बना, हमारे कुछ वैलिड पॉइंट्स थे आम लोगों के। हमारा कहना था कि जो 2011 का सेंसस बना, उसके आधार पे आप डिलिमिटेशन करते हैं। पूरे मुल्क में अगर आप डिलिमिटेशन करते हैं इमरान साहब, उसमें बेसिस क्या होती है? पॉपुलेशन। क्या होती है बेसिस क्राइटेरिया? पॉपुलेशन। तो अगर जम्मू कश्मीर में आप पॉपुलेशन देखेंगे,
जैसे जम्मू में और कश्मीर में, जम्मू में कम पॉपुलेशन है और कश्मीर में ज्यादा, तो उसके हिसाब से सीटें कहां बढ़नी चाहिए थी? कश्मीर में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जम्मू के हमारे भाई है, हमें से कोई एतराज नहीं, हम कहते हैं इससे भी अधिक उनको दे दे। हम तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा जम्मू से आए, हमारे अपने भाई है, वो आए, उसे कोई अच्छा कोई ईमानदार आदमी अगर वहां से भी आता है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन हम मेरिट्स की बात कर रहे हैं। अगर डिलिमिटेशन के पास हमेशा ये क्राइटेरिया रहता है कि पॉपुलेशन, तो फिर सीटें यहां बढ़नी चाहिए थी, सीटें लेकिन कहीं और बढ़ी। एक बात। दूसरा, हम ये मेरिट्स पे बात कर रहे हैं, बाकी इसे जम्मू या कश्मीर वर्सेस ना करें आप। अगर उनको दिया है वी मस्ट, उसका भी हमें खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन हम मेरिट्स की बात करें कि इन्होंने मेरिट्स को क्या किया। उसके बाद दूसरी बात आप देखिए कि जो डिलिमिटेशन का पर्पस होता है कि आप रैशनलाइज करें कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आप लोगों की सुविधा देखें, वो इसमें एक प्रेसिडेंट रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि रजौरी, पुंछ और अनंतनाग कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में शुपियान है, शुपियान को किसी और के साथ डाल दिया, रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया। तो मुझे आप बताइए, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो होगा, उससे भी अगर आप पूछेंगे, वो भी कहेगा कि ये जायज नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, ये बिल्कुल अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइड है। इस पॉइंट को हमने, जब मुझे मौका वहां मिला, मैंने इस बात को उनको रखा कि जो यहाँ पर रजौरी पुंछ का हमने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल ये हुआ है। एक दूसरा उनको मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर हमारा मिसाल के तौर पे संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी एक थी हिस्टोरिकल, उसे खत्म किया और उसके बाद 11 टंगमग बना दी। तो एक सोपोर वलर के साथ गांव पड़ता है तारजुआ, ऑन द बैंक्स ऑफ वलर, सोपोर में, उसको गंडोला अफरवट के साथ मिला दिया। मैंने यही एग्जाम्पल साइड की, कहां सोपोर वलर और कहां गंडोला, तो उसमें कहां से ये जस्टिफाइड और रीजनेबल है। हमने उनको कहा कि ये सही नहीं है, जो इस तरीके से लोगों की कोई इसमें सहूलियत नहीं है। और उसके साथ साथ मैं इमरान साहब आपको बताऊं कि हमने जो, अगर आप देखेंगे, जो कमीशन ने, आपने जो रिसर्च की होगी इस पे, कमीशन के जो गाइडलाइंस है वो ये थी कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, यम तहसील्स जो है हमारे तहसील्स, यम तहसील ऐसे तुम बुनियाद बनाओ, तहसील रलाओ, चोर तहसील रलाओ, पॉपुलेशन की थोड़ा गशे ह्यूई रोजे में चोर तहसील्स को मिलाना था और कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी थी। लेकिन अगर आप देखेंगे उसी बुनियाद पे, लेकिन अगर आप देखेंगे जो तहसील्स है, जब भी वो बने हैं, वो खुद हैफर्ड मैनर में, एक गांव इधर दूसरा गांव उधर, नॉर्थ और साउथ। हम हमेशा कहते थे इन तहसील्स को ठीक किया जाए, लेकिन अब अगर इन्होंने आज उसी तहसीलों को बुनियाद बनाई कि 3 को मिलाए तो कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी मिसाल के तौर पे, तो उसका रिजल्ट क्या रहा? जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही आपके हैफर्ड थे, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैफर्ड मैनर में आ जाएंगी। तो तीसरी और चौथी बात, उन्होंने बहुत पेशेंटली हमें सुना। दे आर वेरी वेल लोग हैं, हमें पर्सनल लेवल पे वी हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर देम। वन ऑफ देम इज द ऑनरेबल जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है, चीफ इलेक्शन कमीशन, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। लेकिन जहां तक इश्यूज की बात है, मेरिट्स की बात है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम उस पर यह बात कर रहे हैं कि आपको हम बताएंगे इमरान साहब, क्या ये संभव है? टेल मी ऑनेस्टली, इज इट पॉसिबल ह्यूमनली कि पूरे कश्मीर के लोगों की क्या राय है, कोई रीजनेबल, हम नहीं कहते कि ह्यूमनली ये पॉसिबल है, आप हर शख्स के पास जाए, लेकिन एक मैकेनिज्म होता है टू एसर्टेन व्हाट इज द विल ऑफ द पीपल, क्या है लोगों का फीडबैक, क्या है। क्या आपको लगता है जहां 70 लाख लोगों की आबादी हो घाटी में, वहां पर आप 2 घंटे में ये मसला हल कर देंगे? 12:30 से 2:30 बजे तक इसे रख देंगे और इन बिटवीन लंच भी होगा, देन it will do you think that it will serve the purpose? आप मुझे बताइए, आपके ही विजडम पे, प्रूडेंस पे मैं डालता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट इटसेल्फ जस्टिफाइड कि आप इतना कम समय दे रहे। मुझे ये लग रहा है उनको कुछ दिन रुकना चाहिए था और
एक इरफान साहब, वाइडर क्या क्या इसका मतलब, क्या कंप्रहेंसिव इरफान साहब, इसका मतलब ही ये कंसल्टेशन है होनी कि ये चाहिए। जस्ट एक फॉर्मेलिटीज है, ये जो कर रहे हैं कि एक दिन में आप ये सुनवाई कर रहे हैं लोगों की, 70 लाख लोगों की, 10 डिस्ट्रिक्ट्स को आप सुन रहे हैं, लोगों की तजावुजात, एतराजात सुन रहे हैं, और ये एक फॉर्मेलिटी है जो एक दिन में नहीं सुनी जा सकती है, और उसका मकसद भी पूरा नहीं हो सकता है। ये तो मैं क्या कह रहा हूं, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। मैं आपको बिल्कुल। ही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं विदाउट एनीथिंग, मैं कह रहा हूं कि सब कुछ आप भूल जाइए। अब आप देखिए, अब ठीक है वो लोग आए, आप जा रहे हैं, सब वहां पर जा रहे हैं। इज इट पॉसिबल फॉर देम कि वो 2 घंटे में ये सब इसमें एक क्या ये इसमें सही से सुनवाई हो सकती है, या जो इसका पर्पस है कि आप लोगों के डोमेन में डाला है आपने कोई चीज, उसके लिए उनकी ऑब्जेक्शंस आई है, फिर उनसे मिलना है, सुनना है आपको। तो 2 घंटे का समय किसी को भी अगर आप पूछे तो वो कहेगा कि भाई ये सही नहीं है, दिस इज नॉट द रीजनेबल टाइम फॉर दिस एक्सरसाइज। इरफान जी। साहब, 6 मई से पहले हतमी रिपोर्ट इसकी देनी है डिलिमिटेशन कमीशन को, तो आप अपने तरफ से आपके एनालिसिस क्या कहते हैं कि जो अब इन्होंने जम्मू से भी और यहाँ से भी जो खाका है वो तैयार किया है, जो ऑब्जेक्शंस है और जो सजेशंस ली हैं, तो क्या लगता है आपको जो असर नो इनको तरतीब देनी है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जो इन्होंने इंटर्म रिपोर्ट इससे पहले ड्राफ्ट तैयार किया था आरजी, उसमें आपको लगता है कि अब चूंकि इन्होंने लोगों की जो बातें सुनी है, इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा, देखिए या जिस देखिए पर्दे के पीछे क्या हमें नहीं पता है, हम वी रिपोज आवर कॉन्फिडेंस इन द कमीशन। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, तो जिस तरीके से वो संजीदगी से वहां पर सुन रहे थे, जब मैंने बात की तो बहुत ही पेशेंटली और ध्यान से वो सुन रहे थे, तो उसमें मुझे लग रहा है कि जहां पर शायद कहीं उनको लगेगा कि वाकई ही सम अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, शायद करेंगे, ऐसा कुछ मुझे लगा वहां। गुज़िश्ता 3 बाकी महीनों में जब कि लार्ज स्केल पे कोई चेंज हो मुझे नहीं लगता, लेकिन कहीं कहीं पर शायद अगर उनको लगता है कि जी मेरिट्स पे है, तो शायद किसी माइनर चेंज को वो आगे रखेंगे, ऐसा मुझे लगता जी, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो अमल है, प्रोसेस है, इसके बाद ही यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होंगे। लेकिन गुज़िश्ता 3 महीनों में इरफान साहब 58 ह्यूमन कैजुअलिटीज हुई कश्मीर वैली में सिर्फ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, आम शहरी है, कुछ पंचायत से वाबस्ता लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, क्या ये इलेक्शन के लिए साजगार हैं? कैसे देखते हैं आप इस वक्त के हालात? देखिए इमरान भाई, जब भी एक आम शहरी होने के नाते जहां पर भी कहीं मौका मिला, हमने ये सही बात बोली, और विद रीजंस हमने उनको बात बोली। हमने कहा 70 साल में आप देखिए, कहीं जंग कश्मीर पे हुए, लाखों हजारों में लोग मारे गए, ब्रेजन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई, और हर किसी ने सहा यहाँ पर, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जो भी है, लोगों ने, चाहे वर्दी वाला हो, सिविलियन हो, कोई भी हो जिसके हाथ में बंदूक, एक माँ ने अपने लाल को खोया, हर घर में मातम आप देखेंगे। तो ये 70 सालों से हम देख रहे हैं इस चीज को, और उसके बाद हमने कहीं इलेक्शंस देखे, बहुत सारे लोग सत्ता में रहे। स्टार्टिंग में हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, सदर रियासत, फिर बाकी लोग चीफ मिनिस्टर, बाकी बाकी वगैरह, ये होता रहा यहाँ पर। आपने इस कम उम्र में भी शायद कुछ इलेक्शंस कवर किए होंगे, लेकिन बिल्कुल। आप मुझे बताइए, क्या उसे मसला हल हुआ? क्या उसे मसला हल हुआ? तो कुछ लोग अगर इस इलेक्शन प्रोसेस को, जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होता है, अगर लोग इसे ये समझते हैं कि ये कश्मीर जो एक सियासी हल तलब है, सियासी तौर हल तलब है, तो पेंडिंग डिस्पोजल है, एक सियासी हल पुरअमन तरीके से बातचीत से इसका होना चाहिए। तो अगर आप ये समझते कि इलेक्शन हो गए तो बस यही इसका मुतबादिल है, तो फिर तो इतने सारे इलेक्शन हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे यहाँ पर इलेक्शंस जो है वही मसले का सिर्फ हल है। इलेक्शंस होने चाहिए, हम उसके हक में हैं, लेकिन इलेक्शन मसले कश्मीर के हल का मुतबादिल नहीं है, ये हम कहना चाहेंगे। और उसके बाद जो आपने बात कही, बहुत ही एक वैलिड और पर्टिनेंट बात कही, कि जब 370 का कानून इन्होंने असेंबली में लाया,
इन्होंने क्या कहा वहां पर? इन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर का मसला है, जो वहां वायलेंस होती है, जो वहां जो भी उनका ये कहना था कि जो वहां पर जम्मू कश्मीर को, जिसे हम रोज दिन यहाँ पर देखते हैं कि इंसानी हकूक की पामाली होती है, एक जो मसला है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने कहा इसका जो जड़ है वो 370 है और उस 370 को उन्होंने हटाया। उसके बाद आप देख रहे हैं 2019 में हुआ था, वी आर इन 2022 में हम, तो क्या बदला? कोई शांति हुई? कुछ दिन पहले बड़गाम में आपने देखा, अल्फाजों में हम वो दर्द नहीं बयान कर सकते हैं, एक माँ ने 2 बेटों को खोया, एक साथ खोया, बिल्कुल पूरा खानदान खत्म। सुपिंदर बहन स्कूल में जा रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, वो गोलगप्पे वाला जम्मू से हमारा एक अध्यापक टीचर जो था दीपक जी, कुछ दिन पहले हमारे सरपंच टारगेट बने। आपने श्रीनगर में जो मदर ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ, और अल्ताफ साहब के बारे में इन्होंने कहा कि वो सिविलियन है, उसके बाद उसकी लाश नहीं दी गई, घर वालों ने फिर प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उनको उनकी जो लाश है वो दी गई। तो क्या क्या बदला यहाँ पर, आप मुझे बताएं। हजारों में लोग जेलों में बंद है। हाँ, अब इन्होंने जो सब पकड़ दकड़ है, सबको डर है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सोच समझ के बात कर रहा हूं, खुल के नहीं बोल सकता हूं, तो इसे आप नॉर्मल सी कहेंगे? कतई इसे आप नॉर्मल सी नहीं कह सकते। और मैं जो ये बात कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के अवाम के मुफाद में ये बात कर रहा हूं। ये नहीं है कि मेरा कोई उनके साथ कोई क्या कहते हैं, आई एम नॉट देयर वेल विशर, ऐसी कोई बात नहीं है। Whatever I say in the interest of the people of India. हिंदुस्तान के मुफाद में ये बात मैं कह रहा हूं कि अगर आप सच उनको ग्राउंड रियलिटी बताइए तो मुझे लगता है ये आप मुल्क के मुफाद में बात करते हैं। लेकिन जो ही आप बोलना शुरू हो जाते हैं तो आपको एंटी नेशनल, आपको कहा जाता है कि भाई आप एंटी नेशनल है, आप एक पर्टिकुलर उस मुल्क की सोच के साथ सोच ये मिलाव रखते हैं। तो ये सही नहीं है कि अगर आप सरकार या पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में बोले तो आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा। आप जो बात करते हैं ये पीसफुल होनी चाहिए, संविधान के धारे में होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता ये एंटी नेशनल है। और वक्त की जरूरत ये है, सब लोगों को समझना चाहिए, जम्मू कश्मीर के अवाम को, कि हमें एकजुट होके अपने राइट्स के लिए, उन राइट्स के लिए जो हम हासिल कर सकते हैं, उस सोल्यूशन के लिए बढ़ना होगा जो सोल्यूशन हम अचीव कर सकते हैं। बाकी अगर आप और मैं कोई ऐसा इमोशनल स्लोगन दे दे, मुझे पता है लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। वही 70 सालों में यहां पर हुआ है। हम चाहते हैं एक अचीवेबल सोल्यूशन जो वाकई ही हम हासिल कर सके, जो हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को, जम्मू कश्मीर के अवाम को कबूल हो। उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, वही अवाम के फायदे के लिए है। लेकिन देखा गया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम, हम जो है, हम हमेशा जज्बाती जो सियासत है इसके शिकार हुए। इमरान साहब, काश हमने अपना सदर रियासत, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री जो हमारे पास कुछ डेकेड्स पहले था, हिंदुस्तान के आईन में ही गुंजाइश मिली थी। काश 370-35A, जम्मू कश्मीर का झंडा, जम्मू कश्मीर का आईन, काश हमने इसे प्रोटेक्ट किया होता तो ये जम्मू कश्मीर अवाम की एक बहुत बड़ी जीत और बहुत ही लार्ज स्केल पे ये एक हमारी कामयाबी होती। हमने क्या क्या किया यहाँ पर, क्या क्या बोला, और आखिर में ना प्राइम मिनिस्टर, न सदर रियासत, न झंडा, न आईन, न स्टेट, यूटी और यूटी के 2 हिस्से, न 35A, न वो लॉ जो प्रोटेक्ट हमें, हमारी जमीन को, हमारी नौकरी को करते थे, एवरीथिंग इज गॉन। हमें मिला क्या? हमें ये अपसफा मिला, हमें PSA लार्ज स्केल पे अब यूज हो रहा है, हमें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मिला, हमने एट्रोसिटीज देखी बोथ साइड्स, हमने यहाँ पर जो इंसानी हुकूक की पामाली है वो देखी। हर मां को हमने देखा कि वो रो रही थी, बहन को देखा वो भाई के लिए रो रही थी।
बीवी अपने शौहर के लिए रो रही थी, बच्चा अपने बाप के लिए रो रहा है। ये हमने 30 साल देखा। कहने का मतलब मुझे यह है कि एक विजन होना चाहिए, हम क्या हासिल कर सकते हैं वो आपके पास टारगेट होना चाहिए। बाकी हम यहाँ पर राजनीति हुई है हमेशा, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अपनी दुकान को कायम दायम रखना चाहते हैं, और चाहे वो उस मुल्क में हो, इस मुल्क में हो, यहाँ पर हो, दे वांट टू कीप पॉट बॉइलिंग। लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, हम दुआ करते हैं कि उनको हिदायत की जाए, और अगर वो नहीं सुधरते हैं तो उनको ये याद होना चाहिए, यहाँ नहीं तो वहां उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। इरफान साहब, मुख्तसर टाइम है हमारे पास, आप डीडीसी मेंबर भी हैं और कानून को भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बारामूला में अभी तक स्टैंडिंग कमिटीज जो है काउंसिल की, वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, उसकी तश्कील नहीं हुई है, क्या वजूहात है? और रिसेंटली हमने जब डीडीसी चेयरपर्सन से बात की तो उनका कहना था कि मेरे जो डीडीसी मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि अभी कोई जल्दी नहीं है कि इस कमेटी की तश्कील हो, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। क्या आप समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी काम हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, मुझे लगता है कि पूरी जम्मू कश्मीर में सबसे वाइब्रेंट जो है काउंसिल जो है बारामूला की है, और हमारी जो चेयरपर्सन है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। हमारे सारे मेंबर्स एक्टिवली और ईमानदारी से सेल्फलेसली सारे लोग और पढ़े लिखे सारे काम कर रहे हैं। और हमने मैडम की नोट्स में लाया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे इन नियर फ्यूचर हम फिर से उनकी नोट्स में लाएंगे, और आप देखेंगे ये कमिटीज बनेंगी। इसमें देर जरूर हुई है, कहीं हम सब लोगों की उसमें कोताही रही है, लेकिन हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। मैं बहुत सारे डीडीसीज और बीडीसीज के जो मेंबर्स हैं उनसे जब बात करता हूं तो वो हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारे एक्ट में अभी कंफ्यूजन है, अभी तक जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अभी तक डिफाइन नहीं की गई है। क्या ऐसा कुछ रियली इसमें है एक्ट में कि अभी भी आप समझते हैं कि देखिए, हमारा एक्ट अभी भी एक्ट में कंफ्यूजन देखिए, एक्ट में सारा क्लियर है। अब इमरान भाई, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट है। जैसे कोई एमएलए बनता है, ठीक है जी, तो जब एमएलए कोई बनता है तो उसका असल में जो काम होता है कि वो लेजिस्लेट करे, कानून बनाए। लेकिन जब वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है तो प्रेसिडेंट है कि उसको बाकी मामलों में भी लोगों की नुमाइंदगी करनी है। राइट। तो लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि जो डीडीसी है, एक्ट क्या कहता है, सरपंच साहब, बीडीसी, डीडीसी, वो पूरा दिखा के है, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ लोगों की खिदमत में, लोगों की बेहबूदी के लिए, लोगों के मुफाद में आप कहीं पर कोई पाबंदी आप पे नहीं है, आप हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। हाँ, वहां पर काफी डिफरेंस लोगों को ये समझनी चाहिए कि एक एमएलए, वो भी 5 अगस्त से पहले काफी पावरफुल होता था। अगर वो तब चाहता ध्यानाधरी से काम, कोई भी एमएलए, तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। उनके पास करोड़ों में वो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होता था, बहुत सारी एंटाइटलमेंट्स होती थी। जितने हमारे सारे काउंसिल के मेंबर्स ऑनरेरियम ले रहे हैं ना, तो उतना आज एक दो ये जो एक्स एमएलए है उनको उतना पेंशन मिलता है जितनी हमारी सारी काउंसिल शायद अप्रोक्सीमेटली ऑनरेरियम लेती है, वो अभी घर बैठे वो पेंशन लेते हैं। आप समझिए मेरी बात, बिल्कुल। जितनी पूरी काउंसिल को ऑनरेरियम मिल रहा है उतना एक एमएलए तनख्वाह लेता था। गाड़ियां उनके पास एंटाइटलमेंट थी, पीआरओ का एंटाइटलमेंट था, उनके पास सैलरी अच्छी खासी थी, पावर्स उनके पास थे। लेकिन इन लिमिटेड चीजों में भी मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे डीडीसी साहिबान है, बीडीसी साहिबान है, या हमारे सरपंच साहिबान है, बहुत ही लगन के साथ काम कर रहे। आप जाइए और लोगों से पूछिए, वो कह रहे कि इससे पहले जो एमएलए लोग थे वो इतना काम नहीं करते थे और ऐसे लोगों के साथ जुड़े नहीं थे। जुटने की बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मिसाल के तौर पे कहता हूं, हमारा एक श्रीनगर से बारामूला नेशनल हाईवे है, बिल्कुल, उसकी वाइडनिंग की हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। जब मैंने पब्लिक में ये प्रोसेस में था, इलेक्टोरल प्रोसेस में, मेरी डेवलपमेंट में सिर्फ एक ही ज्यादा बड़ा इशू था, श्रीनगर बारामूला वाइडनिंग ऑफ रोड।
और जीतने के बाद भी जितनी भी हमें अपॉर्चुनिटीज किसी भी फोरम में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनियन मिनिस्टर्स आए, बाकी लोग आए, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मेरा वाइडनिंग ऑफ रोड रहता था, और उसमें बाकी काउंसिल्स के भी रहे साथ साथ बाद में, और हमारी चेयरपर्सन भी अब वो भी इसमें बहुत लगी हुई है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो रिसेंटली इसमें लास्ट ईयर अगस्त 2021 में उसमें डिसीजन हुआ है, ये बीआरओ करता है, श्रीनगर टू बारामूला, तो कई सालों में सिर्फ कुछ किलोमीटर्स की है। तो उसमें मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि NHIDCL एक कंपनी है, सॉरी एजेंसी है, उन्होंने कहा कि बीआरओ से इसे शिफ्ट किया जाए NHIDCL। NHIDCL रिपोर्टेडली मिशन बेसिस पे बहुत फास्ट ट्रैक पे काम करती है, हर कोई उनके पीछे पड़ा यही काम करे। तो डिसीजन हुआ है, लेकिन फॉर्मल ऑर्डर्स नहीं आए। आई जस्ट अप्रोच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वहां पर हमारे जो यूनियन सेक्रेटरी है, उनसे हम मिले, उनको हमने बताया ऐसे मसला है। उन्होंने वहां डीजी एक रोड डेवलपमेंट है, उसके बाद हम चीफ इंजीनियर राहुल गुप्ता साहब है, उनके साथ टेकअप मैटर किया। यहाँ पर भी हम टेकअप कुछ दिन जब भी मौका मिला, कुछ दिन पहले डी साहब से भी नोटिस में लाया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो ये सारा एक्सरसाइज है, एक डीडीसी होने के नाते मैंने ये फर्ज निभाया। इवन इफ आई एम नॉट ए डीडीसी, एज ए कॉमन सिटीजन आई कैन जस्ट ड्यूटी बाउंड कि एक जो भी आपसे पॉसिबल होगा, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दैट विल बी ए रिजल्ट ओरिएंटेड। तो कहने का मतलब मुझे ये सब मैंने इसलिए कहा कि अगर आप डीडीसी है तो आप हर मुमकिन कोशिश अवाम के मुफाद के लिए कर सकते, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और आपको मैंने ये कहना चाहता हूं कि जो डीडीसी है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, ये हमारे नॉर्थ से काफी लोग कैबिनेट मिनिस्टर में रहे, कैबिनेट मिनिस्टर, पावरफुल मिनिस्टर्स रहे, बिल्कुल, क्यों नहीं उन्होंने रोड वाइडनिंग का मसला हल? आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे एक इलाके में हाईगाम टू तारजुआ रोड है, और वो बड़ी बात करते हैं कि भाई हमने प्रोजेक्ट्स रखे थे। भाई थोड़ा शर्म करिए, 5 साल से 4 साल से आप इख्तिदार से बाहर है, 10-15 साल एमएलए आप रहे, और रोड पेंडिंग है। रोड तो बन जाएगा, ये तो इट क्वाइट ऑब्वियस है, चाहे मैं डीडीसी हूं या नहीं हूं। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द रिकॉर्ड टाइम में लोगों का मसला हल हो। हाईगाम से मैंने वो कंप्लीट, हमने डिपार्टमेंट ने कंप्लीट किया, हम सब की उसमें कोशिश रही। एक गांव है वहां पर अलीबाग तक, और इंशाल्लाह आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह मई में, जून में आप देखेंगे वो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है अलीबाग टू तारजुआ वो कंप्लीट होगा। हद ये है कि मैं मुकम्मल कर रहा हूं, हारीतार एक अमरपुरा गांव है, 5 सालों से 6 सालों से आप वहां पर नहीं, मैं उस सड़क की क्या बुरी हालत है अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूं। तो क्या वो एमएलए मिनिस्टर्स लोग कर रहे थे? बस प्रोजेक्ट्स दिए, बस यही। उनको 6-7 साल 8 साल रोड ऐसा क्यों रहा, उसकी जवाबदेही उनको देनी चाहिए। वो उसके लिए पता नहीं क्या क्या लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। तो हमने तो इतना किया उस रोड में। मैं कल भी इनसे मिला जो इससे वाबस्ता लोग हैं, हारीतार रोड के लिए अमरपुरा एक गांव है नेशनल हाईवे पे, रिंची त्रमगुड़, कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए, नेशनल हाईवे पे गांव है, आप देखिएगा। उनके पास आज की डेट में, मैं 1 साल से डीडीसी हूं ज्यादा समय से, लेकिन अभी पानी उनको पीने के लिए नहीं मिला। टेंडरिंग के लिए हम हुआ है, उसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो डीडीसी साहिबान हमारे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लिमिटेड इनके पास जो भी है उसको बरोए कार लाके वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इरफान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, हमने आपके साथ बात की, और ये जो हमारे आपने पूछा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इसमें हमने आपको अपनी एक्सपीरियंस बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब, बारामूला से इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। इसके साथ आज हमने मुख्तसर वक्त में हमने गुफ्तगू की ओवरऑल जो कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सियासत है, और कल जो इन्होंने
डिलिमिटेशन कमीशन के साथ बात की, क्या कुछ इन्होंने अपने सवालात, अपने एतराज़ात और अपने जो तजावुज़ है वो रखे, और साथ में बारामूला के हवाले से क्योंकि डीडीसी मेंबर भी है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स है उस पर भी इन्होंने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक और अहम शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।